चैप्टर 7 फिजिक्स फर्स्ट ईयर का ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी की जा रही थी और आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखेंगे कि एनर्जी किस तरह कंजर्व होती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये किसी प्रोसेस या किसी सिस्टम, कोई सिस्टम है जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, सिंपल पेंडुलम है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी सिस्टम्स ही हैं। तो ये अपनी मोशन के दौरान, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान अपनी एनर्जी को क्या रखते हैं, कंजर्व रखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि ये इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एनर्जी ना तो क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो हम यूं कहेंगे इन एनी प्रोसेस एनर्जी neither created nor destroyed, total amount of energy remain constant. This is called conservation of energy. ठीक, तो टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल एनर्जी को हमने क्या लेना है, कांस्टेंट लेना है। ए टोटल इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम कहेंगे एनर्जी कंजर्व है। तो टोटल एनर्जी जो है वो बराबर है यहां पर इस कंजर्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है। तो ये टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी होगी। और पीई भी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है? इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी है 1/2 ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर। यहां पर हमने के बनाया था, के एक्स नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर विदाउट स्क्वायर रूट। ठीक है जी, दिस इज इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। इनका सम जो है वो हमें टोटल एनर्जी देगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ना तो मीन पोजीशन की बात है और ना ही एक्सट्रीम पोजीशन की बात है। अब हम अलग अलग बात करेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पर कितनी है और मीन पोजीशन पर कितनी आ रही है। एट मीन पोजीशन, x is equal to 0। अब मीन पोजीशन पर जब x is equal to 0 होता है तो पोटेंशियल एनर्जी लुक एट हियर 1/2 kx square, this become what? 0। एट मीन पोजीशन x is equal to 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 implies that total energy is equal to 1/2 k x नॉट स्क्वायर। ये x क्या होगा? 0 हो जाता है और ये पूरे की पूरी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। और ये किसके इक्वल है? 1/2 k x नॉट स्क्वायर। एट मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और दिस इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। कहां पर? यानी जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होगी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एट मीन पोजीशन, इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी जो रख रहा होगा वो किस शक्ल में होगी? काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी।
अब अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हो, हाँ, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाता है। जब x इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। और फिर इस इक्वेशन वन को आप देखें, इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट AT इज इक्वल टू, यहां पर आप x की जगह पर क्या पुट करते हो? एक्स नॉट पुट करते हो, दिस थिंग्स बिकम जीरो। और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब x इक्वल टू एक्स नॉट होता है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब आप देखें, जब ऑसिलेटर आपके पास मीन पोजीशन पर है उस वक्त उसके पास टोटल एनर्जी कितनी है? टोटल एनर्जी 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पर है टोटल एनर्जी कितनी है? 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। टोटल एनर्जी पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा, बल्कि हो क्या रहा है? सिर्फ इतना फर्क है कि जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कौन सी फॉर्म है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। जब वो मेन पोजीशन पर है टोटल एनर्जी तो उतनी है, लेकिन दैट पोटेंशियल वाज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। जब वो मीन एक्सट्रीम पे जाता है तो दिस काइनेटिक कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल। ठीक है जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी, ये इसके। अब मुख्तलिफ किस्म के सिचुएशन भी आ सकती हैं कि आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन बिटवीन मीन इन एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो फिर क्या होगा? हाँ, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा आपने इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है। ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये हमारा दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है एंड दिस इज मीन पोजीशन। जब आप, चूंकि हमने जो इसका इक्वेशन डिराइव की थी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की, वो इक्वेशन थी x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos थीटा। यानी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जब अपनी ऑसिलेशन शुरू करता है तो वो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है। क्यों? थीटा जब आप जीरो पुट करते हो, यानी जब t इज इक्वल टू जीरो, उस वक्त एंगल जो होता है वो जीरो होता है। cos जीरो 1, तो cos जीरो जब 1 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाता है। यहां पर x इज इक्वल टू जीरो और यहां पर x इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट और यहां पर x इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट होता है। तो जब हम ये बातें करते हैं तो फिर x इज इक्वल टू प्लस एक्स नॉट आपके पास आ रहा है, प्लस एक्स नॉट, यानी ऑसिलेटर अपनी मोशन यहां से शुरू करेगा। तो ये क्या है? ये मेन पोजीशन आ रही है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, राइट वर्ड, यानी यहां से शुरू करेगा। और यहां पर एंगल कितना है आपके पास? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। जब आप ए से ओ पे पहुंचते हो तो थीटा आपके पास रहता है 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन जब आप ए और ओ के इन बिटवीन होते हो तो एंगल आपके पास होता है 45 डिग्री होता है। एंगल कितना होता है? 45 डिग्री होता है। यहां पर आप देखें कि जब आपने इक्वेशन डिराइव की थी k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, तो के ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी। जब आपने आगे पुट किया था, उसकी वैल्यूज पुट की थी तो वो आई थी ओमेगा स्क्वायर इनटू, या इसको आप ओमेगा की शक्ल में ना लेके जाएं, वी प्रोजेक्शन जो था उसका, उसकी वेलोसिटी आप पुट करें, v इज इक्वल टू वी साइन थीटा था। हाँ, v साइन थीटा और ऊपर इसका क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, तो के ई इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर साइन थीटा। हाँ जी, और वी स्क्वायर और जो साथ में साइन थीटा आप लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर
1/2 mv²। तो साइन थीटा, थीटा थीटा पुट करो यहां पर 45, उसको कैलकुलेट करो तो आपके पास आता है 1/√2 आता है। साइन 45 के cos 45 दोनों बराबर होते हैं, समझ आइए। 1/√2 होता है। जब इसका स्क्वायर ले लें तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। वो समझ आइए कि नहीं आई? अब जब 1/2 को हम उस 1/2 को बाहर रख लेते हैं, हाँ, इस 1/2 को बाहर रख लें तो अंदर आ जाता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी क्या है? तो के ई इज इक्वल टू, हाँ, हाफ ऑफ के ई, ठीक है, ये के ई डैश हो जाएगा। अब आप देखें, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, कॉमन सेंस की बात आ जाती है। जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं तो टोटल की टोटल जो है कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी है। जब आप वापस आते हो तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा होता है और गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। मैंने कहा कि आप बिल्कुल बिटवीन हो, ए और ओ, दरमियान में जब आओ तो हाफ पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? जितनी थी हाफ लॉस हो जाएगा। तो काइनेटिक कितना हो जाएगा? गेन हो जाएगा। कितना गेन? टोटल का हाफ गेन होगा। अगर के ई क्या है? टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी के ई जो है, अब आप देखें ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है मेन पोजीशन पर? 1/2 के एक्स नॉट से ई टी के बराबर होता है। यानी इसको अगर आप लिख लें टोटल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी। दूसरा सवाल ये बनता है, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी एट इन बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन? तो आप कहेंगे द टोटल एनर्जी बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ के ई। तो फिर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का कितना होगी? तो आपने कहा हाफ ऑफ के ई। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कितना होगा? हाफ ऑफ पी हो जाएगा। हाँ, इस तरह आप कोई भी, आप अगर एक बच्चा देखना चाहता है कि, हाँ, कि ये तो हो गया राइट वर्ड, राइट ऑन राइट साइड ऑफ मेन इन एक्सट्रीम पोजीशन। फिर बच्चा अगर देखना चाहता है कि लेफ्ट साइड ऑफ मेन पोजीशन इन बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन, तो कितना होगा? हाँ जी, ये 90 हो गया। फिर 45 डालें तो कितना होगा? हाँ, 135 बनता है। 135 का एंगल पुट करके आप ये यहां पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आइए बात? तो इसलिए ये इक्वेशंस का रीअरेंजमेंट करना आपको क्या हो? आता हो। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारी बात थी। ठीक है, इट इज डन। हाँ, रिमूव कर दो। फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन, दो तरह की ऑसिलेशन हम देखते हैं। एक फ्री ऑसिलेशन होती है और दूसरी फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है। को फ्री ऑसिलेशन वो होती है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, ओनली अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। मैं ऐसे कहता हूं कि द oscillations which occurs only under the action of restoring force, they are called free oscillation। यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रही होती। अब एक्सटर्नल फोर्सेस में आपके पास कौन सी फोर्स में भी, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, हाँ, फ्रिक्शन, आपके पास ड्रैग फोर्स हो सकता है, ग्रेविटी वगैरह, ये सारी क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस है जो किसी भी सिस्टम की ऑसिलेशन को डिस्टर्ब कर सकती है।
यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स आप देखना चाहो कि रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी होगी, रिस्टोरिंग फोर्स होगी। ये नेट फोर्स, हाँ, नेट फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स। और ये इस टाइप का होगा। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करते हो तो वेव फॉर्म का ग्राफ होता है, हाँ, ठीक है। और एवरी टाइम इसका जो इस टाइप, ये रेगुलर ग्राफ है। देखें, ये मेन पोजीशन है, अगर दैट इज मेन पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एम्पलीट्यूड। जितना एम्पलीट्यूड यहां पर है उतना ही एम्पलीट्यूड यहां पर है, उतना ही एम्पलीट्यूड यहां है, उतना ही एवरीवेयर एम्पलीट्यूड इज सेम। यानी फ्री ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। और याद रखिए जब एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट है तो इसकी एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे टाइम पीरियड चेंज होगा, ऑटोमेटिकली इसका ग्राफ भी रेगुलर नहीं रहेगा। बट ये चीजें जो होती हैं उसमें कोई ना कुछ चेंज आ सकता है, फर्क आ सकता है, लेकिन ये चीजें जो होती हैं फ्री ऑसिलेशन के लिए फिक्स रहेंगी, जिसमें नेट फोर्स ओनली कौन सी होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, एम्पलीट्यूड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, और एनर्जी भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसके बाद एक और ऑसिलेशन है, दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन कौन सा होता है, द ऑसिलेशन व्हिच अकर्स अंडर द एक्शन ऑफ, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स कोई भी हो सकती है, ठीक है जी। द ऑसिलेशंस व्हिच अकर्स अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल फोर्स जो है, हाँ, एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सटर्नल फोर्स यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो फ्री ऑसिलेशन होता है। जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे यानी उसी फोर्स के तहत वो ऑसिलेशन क्या हो रही है, हो रही है, तो फिर टोटल फोर्स कितनी आएगी, यहां पर जैसे हमने लिखा नेट फोर्स, नेट फोर्स ओनली इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स। क्या जहां ऑसिलेशन है वहां रिस्टोरिंग फोर्स है कि नहीं है? हमने इब्तिदा में कहा था द काज ऑफ ऑसिलेशन इज ओनली रिस्टोरिंग फोर्स प्लस इनर्शिया समथिंग, बट रिस्टोरिंग फोर्स इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर हम ऑसिलेशन वर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब है जो रिजल्टेंट फोर्स है वहां पर एक फोर्स होगी एक्सटर्नल होगा और एक फोर्स आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी। समझ आइए ना, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स्ड ऑसिलेशन वो फोर्सेस, वो ऑसिलेशन होगी जिसमें आपके पास जो नेट फोर्स है, दैट फोर्स इज द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एंड रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का होना तो आपको पता है, लाजमी है। बस इस फोर्स को जीरो कर दें तो फ्री ऑसिलेशन बन जाता है, और इस फोर्स को इंक्लूड कर दें तो फोर्स्ड ऑसिलेशन हो जाता है। लेकिन इसका मसला, इसका ग्राफ अगर हम देखते हैं तो ये कुछ है रेगुलर नहीं होगा, हाँ, कुछ इरेगुलर टाइप का ग्राफ है। हाँ, अगर इसको मीन पोजीशन ट्रीट कर लेते हैं, यहां पर देखें इनिशियली आपका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम, यहां पर एम्पलीट्यूड उसके निस्बत बहुत कम हो जाता है, यहां और कम है, यहां फिर क्या होता है, रैपिडली बढ़ जाता है, यानी कोई रेगुलरिटी इसमें नहीं है। एम्पलीट्यूड क्या हुआ, इसके अपोजिट आ जाती है बातें, एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता, एनर्जी भी सेम नहीं होती। तो ये आपके पास दो बातें आएगी। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है?
रेजोनेंस द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज एम्पलीट्यूड, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज एम्पलीट्यूड या फिनोमेना इन विच लार्ज एम्पलीट्यूड इज प्रोड्यूस्ड। क्या होता है जी, आप क्या कहेंगे कि फिनोमेनन इन विच क्या होता है, लार्ज एम्पलीट्यूड इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब इसकी एक कंडीशन है, हाँ जी, इसकी एक कंडीशन है जिसके तहत लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस होता है। क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन है कि जब आपके पास नेचुरल, जब आपके पास एफ नॉट इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। एफ नॉट क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और एफ ई एक्स टी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसीज है। जो एक्सटर्नल एजेंसी उस सिस्टम को ऑसिलेट करवा रही है, उस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होगी। तो ऑसिलेटर की जो फंडामेंटल अपनी फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी होगी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। समझ आ रही है बात? तो जब कभी किसी भी सिस्टम की, ऑसिलेटिंग सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तो रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है। अब देखें कि जब किसी बिल्डिंग के पास से हैवी ट्रेन गुजरे, गाड़ी गुजरे या हवाई जहाज का गुजर हो, तो घर है, स्कूल है, कोई भी बिल्डिंग है, उसके खिड़कियां दरवाजे क्या करते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। जब वो नहीं गुजर रही होती तब भी उसकी खिड़कियों दरवाजे जिन मॉलिक्यूलों से बने होते हैं वो मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, वो कम होती है। समझ आ रही है बात? लेकिन इसके पास से जब कोई लाउड साउंड वाली चीज गुजरती है, ये फ्रीक्वेंसी उस बाहर वाली एक्सटर्नल लार्ज फ्रीक्वेंसी से जब कोइंसाइड करती है, मैच करती है, तो हर मॉलिक्यूल क्या करता है? अपने ओरिजिनल एम्पलीट्यूड से ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। तो फिर वो अकेला मॉलिक्यूल ही ऑसिलेट नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा? अगर वो खिड़की का मॉलिक्यूल है तो पूरी खिड़की को क्या करता है? वाइब्रेट करवाता है। इस तरह बाज़ औक़ात क्या होता है, इस रेजोनेंस के नतीजे में बहुत सी बिल्डिंग्स अपनी जगह पर कोलैप्स हो जाती हैं, गिर सकती हैं। इसकी एक और मिसाल ऐसे होती है कि बाद सस्पेंशन ब्रिज होते हैं, कंक्रीट से बने हुए नहीं होते, आयरन रोप बनी सी होती है, वो ऑसिलेट करते हैं। जब आधा उससे ऊपर से गुजरे वो ऑसिलेट करता है। होता यह है कि आम लोगों का जब गुजर होता है तो वो तो रेंडमली चलते हैं, 100 बंदा जा रहा है, 100 आ रहा है, तो वो उनका चलने का जो होता है रेंडम होता है। उनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ एड अप नहीं होती। 10 बंदे जा रहे हैं तो 10 के 10 का पांव उठाना जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। एक लेफ्ट उठा रहा है तो दूसरा राइट उठा रहा है, कोई स्लो उठा रहा है तो कोई फास्ट उठा रहा है। तो इस तरह उनकी फ्रीक्वेंसीज जो होती है, 10 बंदों की फ्रीक्वेंसीज चलने की एड अप नहीं होती, कैंसिल कर रही होती है। समझ आइए बात? लेकिन जब कभी आर्मी के 20 बंदे गुजर रहे हो तो हर बंदे का चलने का पैटर्न क्या होता है? सेम होता है। जब इस किस्म की एक गुजर होगा, इस किस्म के लोगों का एक क्लास गुजर रही हो तो सबकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? 20 के 20 की एड अप होके एक लार्ज फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही होगी। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होगी। सस्पेंशन ब्रिज की अपनी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। जब ये उससे गुजरेंगे तो क्या होगा? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस लार्ज फ्रीक्वेंसी से क्या होगी? कोइंसाइड करेगी, मैच करेगी। तो वो जो ब्रिज होगा वो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या करने लगेगा? वाइब्रेट करेगा। 2 पॉसिबिलिटीज है। जब वो लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा तो ऊपर से जो बंदे गुजर रहे हैं वो तो नीचे गिर जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड के पुल के टूटने का भी खदशा होता है। इसलिए उनको इस किस्म के पुल से गुजरने से पहले क्या कहा जाता है कि आप अपना स्टेप ऑर्डर्स क्या कर लें? ब्रेक डाउन कर लें,
ताकि उनकी फ्रीक्वेंसी एडअप ना हो बल्कि कैंसिल आउट हो जाए। सही हो गया जी। इसी तरह टेलीविजन की पिक्चर्स आप देखें, साउंड्स देखें, मोबाइल फोन्स, टेलीकम्युनिकेशन के जितने सिस्टम्स भी हैं, हाँ, यहां पर भी क्या होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव्स, आने वाली वेव्स की फ्रीक्वेंसी मैच ना कर रही हो तो आपको क्लियर आवाज सुनाई नहीं देती, पिक्चर क्लियर नजर नहीं आ रही। ये क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो उस वक्त क्या होता है, रेजोनेंस प्रोड्यूस होता है और क्लियर पिक्चर और साउंड आपको मिलता है। डिफरेंट एप्लीकेशन इसकी आ रही होती है। एक और लास्ट टॉपिक है जिसका ग्राफ सा बनता है, इसलिए वो ग्राफ समझाना जरूरी है। ठीक है जी। शार्पनेस क्या है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस का शार्पनेस क्या होता है। देखो इसको ऐसे में लिखता हूं, ऑसिलेशन ऑफ एन ऑसिलेटर, oscillation of an oscillator with maximum mx, maximum amplitude, with maximum amplitude at resonance, at resonance under small damping force, डैम्पिंग फोर्स। बात समझाते हैं, इसमें एक वर्ड आ चुका है डैम्पिंग। हाँ, डैम्पिंग। देखो हमने पढ़ा फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन कौन सा होता है, सिंपल सी बात आप करें जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है। दूसरे हमने देखा फोर्स ऑसिलेशन जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होती। ठीक, अब एक और फोर्स ऑसिलेशन होती है, उसको कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये डैम्पिंग, अलग डैम्पिंग को हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। डैम्पिंग क्या है, डैम्पिंग इज अ प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीजेस ग्रेजुअली, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा होता है। लेट अगर हम इसका ग्राफ देखें डैम्पिंग का, पहले अगर इतना लार्ज एम्पलीट्यूड है तो फिर हाँ टाइम के साथ साथ ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, बिकम जीरो। ये आपके पास अगर आप मान लेते हैं ये y एक्सेस है, ये क्या हमने लिया, अलोंग x एक्सेस लिया, इस डायरेक्शन में टाइम लिया हमने और इस डायरेक्शन में क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब देखें टाइम के गुजरने के साथ साथ एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग। इसमें आपके पास एनर्जी जो होती है वो भी डिक्रीज होती है। यहां पर आपको समझाया इस ग्राफ में, आप देखिए हमने कहा कि एम्पलीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। भाई एम्पलीट्यूड जब रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट, यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, एक्स नॉट भी डिक्रीज होता है, एनर्जी भी डिक्रीज हो रही होती है। दैट इज कॉल्ड डैम्पिंग। और जो फोर्स होती है यहां पर, उस फोर्स को क्या कहते हैं, डैम्पिंग फोर्स। क्या है, डैम्पिंग फोर्स। एक बात आपने अंडरस्टैंड करनी है, फिर हमें ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस समझ आ जाएगा। लुक, एम्पलीट्यूड हियर, एम्पलीट्यूड वाज मैक्सिमम, और वक्त के साथ साथ एम्पलीट्यूड क्या होता गया, कम होते होते एम्पलीट्यूड बिकम जीरो। और ऐसा करना, इस सिस्टम के ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है, दैट फोर्स इज डैम्पिंग फोर्स। समझ आई ये बात, डैम्पिंग फोर्स जब आपके पास प्रेजेंट है, अमल कर रही है और ज्यादा है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है,
कम हो रहा है। लुक, अब इस डेफिनेशन पे आ जाए। ऑसिलेशन ऑफ एन ऑसिलेटर विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो फोर्स, डैम्पिंग फोर्स क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। समझ आई बात? जहां इस बात को अगर एक बच्चा समझ लेता है तो उसके इंसान है कि लार्ज डैम्पिंग फोर्स अमल कर रही थी, तो डैम्पिंग फोर्स की वजह से एम्पलीट्यूड क्या होने लगा? कम, एम्पलीट्यूड कम होने लगा। ये रिजल्ट क्या निकलता है? डैम्पिंग फोर्स का और एम्पलीट्यूड का आप क्या रिजल्ट रिलेशन बना लेते हो? आप अगर रिलेशन लिखना चाहते हो, एक्स नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ डैम्पिंग, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? ऑसिलेशन ऑफ एन ऑसिलेटर विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। बट इस बात से आपने सीखना है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो डैम्पिंग फोर्स कितनी लेंगे आप? स्मॉल लेंगे। अब डिफरेंट टाइप के आप क्या करते हो? ग्राफ लेते हैं, ठीक है जी। मान लें कि ये एक ग्राफ है, ये भी एक एम्पलीट्यूड है, ये भी एक एम्पलीट्यूड है, और ये भी एक एम्पलीट्यूड है। तीन तरह के एम्पलीट्यूड्स हमने क्रिएट की है। अब देखें, ऐसे मिसाल लेते थे, ये भी ऑसिलेशन है, ये ग्राफ भी किसको शो कर रहा है? ऑसिलेशन को। जब बॉडी ऑसिलेट करती है तो क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है। यहां पर भी बॉडी ऑसिलेट कर रही है और उसका एम्पलीट्यूड कम है। तो अगर एम्पलीट्यूड कम है तो यहां पर फोर्स कितनी होगी? डैम्पिंग फोर्स। समझ आई बात कि नहीं आई? यहां पर डैम्पिंग फोर्स जो है, क्या कहते हैं? डैम्पिंग फोर्स कैसी है? लार्ज है। और यस, दैट इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकंड वन। सेकंड वन एम्पलीट्यूड जो है, ग्राफ जो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर आप देखें डैम्पिंग फोर्स है बट पहले वाले से कम है। और ये थर्ड वन आपके पास आ रहा है। थर्ड वन में क्या हो रहा है? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो डैम्पिंग फोर्स मिनिमम है। नाउ लुक, दिस इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इस पर आपको जाके क्या मिलता है? देखो, रेजोनेंस हमने क्या लिखा? लुक, रेजोनेंस क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिनोमिनन मैक्सिमम है तो डैम्पिंग फोर्स मिनिमम है। नाउ लुक, दिस इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इस पर आपको जाके क्या मिलता है? देखो, रेजोनेंस हमने क्या लिखा? लुक, रेजोनेंस क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिनोमिनन इन विच लार्ज एम्पलीट्यूड इज प्रोड्यूस्ड। यहां पर फिर इस डिफिनेशन पे आ जाए। ऑसिलेशन ऑफ एन ऑसिलेटर विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस, क्या रेजोनेंस इस पर होगी? क्या रेजोनेंस इस पर होगी? यहां पर रेजोनेंस होगा। समझ आई बात? तो डैम्पिंग फोर्स और ये चीजें कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वगैरह आपको बता दिए। ये हमारा चैप्टर इस तरह फाइनल हो जाता है। आगे हम इसकी एक्सरसाइज वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।